ऑनलाइन में सभी को राधे राधे। तो सभी को नमस्ते। कैसे हो आप सभी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस टाइप कर दो। आज का गन्ना पढ़ लेते हैं, है ना? गन्ना, क्योंकि चाय पी के आया हूं तो मुंह में मीठा मीठा हो रखा है। तो आज शुगर वाली क्रॉप गन्ना नकदी क्रॉप के अंदर ही आती है, वो तो कल बता ही दिया। नकदी और रोकड़ क्रॉप के अंदर ही आती है, शुगर क्रॉप के अंदर भी आती है। तो बिल्कुल संगीता, प्रीतम, मनोज, अंजलि, नमस्ते सभी को। सर ये क्रॉप 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। एक तो गन्ना बाकी है, आज गन्ना हो जाएगा। कल एक तंबाकू आलू है। इसके बाद कुछ अन्य क्रॉप में जैसे जूट, चुकंदर वगैरह ये है, सनई, गुआर वगैरह। तो वो तो एक ही दिन लेगी, चार एक दिन, चार दिन और लगेंगे। इस वीक में कोशिश करेंगे खत्म कर देंगे। खत्म करने में तो कब के कर देते, पर से धीरे धीरे हर चीज। तो वो बात भी अलग है कि खत्म तो कब की हो चुकी होती। अगर आप बार बार कहोगे तो खत्म ही कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना? खत्म करने का मतलब कई सारी चीजें हैं। गन्ना खत्म मतलब खत्म, टाटा बाय भी हो, है ना? टाटा बाय बाय। शुगर केन, शुगर केन, गन्ना। देख, शुगर केन गन्ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं एक तो शुगर क्रॉप भी कहते हैं इसे, शुगर क्रॉप, शुगर क्रॉप के रूप में काम में आती है। शुगर क्रॉप के रूप में गन्ना और चुकंदर दोनों काम में ली जाती है। ध्यान रखना, कौन? गन्ना और चुकंदर दोनों चीजें काम में ली जाती है। नकदी फसलें कहते हैं, क्या कहते हैं? नकदी या रोकड़ फसलें कहते हैं, रोकड़, जिन्हें किसान उगाता है और डायरेक्ट मार्केट में सेल कर देता है, वो वाली चीज। कुछ सामान्य चीजें जैसा कि आप हमेशा की तरह जानते ही हैं, कुछ कॉमन सी चीजें जो आप शुरू से ही जानते होंगे और बताते रहना जानते तो। कि बताओ कि गन्ना का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो सेकेरम ऑपिसिनेरम, सेकेरम ऑपिसिनेरम। परंतु सेकेरम ऑपिसिनेरम कहना उचित नहीं होगा, स्पीशीज कहेंगे। कई सारी प्रजातियां अपन यहाँ पर देखेंगे, जैसे सेकेरम ऑपिसिनेरम भी देखेंगे। पहली प्रजाति कौन सी देखेंगे? सेकेरम ऑपिसिनेरम, ऑफिसिनेरम, ऑफिसिनेरम। देखो एक्चुअल में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि ये सेकेरम ऑपिसिनेरम है ना, इसे कहा जाता है नोबल केन। क्या कहा जाता है? नोबल केन। नोबल केन है ना। आप कभी आरसी कॉलेज गए होंगे तो आरसी का एमएससी का हॉस्टल में आप कभी नहीं गए होंगे तो आप जानते होंगे उसका नाम है टीएसवी। एमएससी के हॉस्टल का नाम है टीएसवी, पीएचडी के हॉस्टल का नाम है विवेकानंद, और बीएससी के हॉस्टल का नाम है जेसी बोस। ये आरसी के हॉस्टल का नाम जेसी बोस। तो जगजीत चंद्र बसु जिन्होंने बताया था कि सर्वप्रथम बताया था कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, पहला व्यक्ति। और टीएसवी मतलब टीएस वेंकटेरमन, वी का मतलब होता है वेंकटेरमन, वेंकटेरमन, वेंकटेरमन। ये गन्ने का जादूगर है, आदमी नहीं है, जादूगर। किसका है? जादूगर गन्ने का। जादूगर है किसका? गन्ने का। गन्ने का जादूगर करते। इसने क्या किया? सेकेरम स्पोंटिनियम और सेकेरम बारबेरियम इन दोनों में क्रॉस कराया। सेकेरम स्पोंटिनियम, स्पोंटिनियम, और सेकेरम बारबेरियम, सेकेरम बारबेरियम में क्रॉस कराया। बारबेरियम, इन दोनों में क्रॉस कराया और क्रॉस के फलस्वरूप इन्हें क्या प्राप्त? सेकेरम ऑपिसिनेरम, जिसे नोबल के। एक्चुअल में इन दोनों में एक में शर्करा कम थी, एक में शर्करा अधिक थी। एक क्या है, रोग कीट के प्रति प्रतिरोधक ज्यादा था, एक रोग कीट के प्रति प्रतिरोधक कम था। तो आपस में एक में एक फायदा था तो एक नुकसान था, एक फायदा था तो एक नुकसान था। तो दोनों में क्रॉस कराया। उसका मिड पेरेंट मतलब मिड जो वो डॉटर जो आई, मतलब मिड डॉटर सेल, मतलब जो भी पैतृक आया उसकी संतति जो आई वो कहलाया नोबल। इसमें फायदा ये हुआ कि शर्करा भी अच्छी आ गई, रोग कीट के प्रति प्रतिरोधकता भी अच्छी, कमियां हट गई और फायदे हो गए। तो इसीलिए कहते हैं गन्ने के जादू, जादू। तो सेकेरम स्पोंटेनियम ये उत्तरी भारत का गन्ना है। कौन से भारत का? उत्तर भारत का। और बारबेरियम जो है वह दक्षिण भारत का गन्ना है। दक्षिण भारत का क्या है? गन्ना। एक सेकेरम
एक हो गया, दो प्रजाति, तीन प्रजाति, है ना, तीन के बाद चार, चौथी प्रजाति एक होता है सेकेरम साइनेंसिस। क्या होता है? सेकेरम साइनेंसिस। साइनेंसिस जो होता है वह चाइना वाला गन्ना, मतलब चीन का। कौन सा है? चीन का गन्ना। और एक दो और होती है जो खास काम का है नहीं। सर प्लीज बताओ कितना टाइम हो गया? 6 मिनट और 4 सेकंड, इतना टाइम हो गया। ठीक है, सेकंड में बताया, मिली सेकंड नहीं दिखाते, बाकी वो बता देता। ये है। अब इसका परिवार पूछे तो सारे वैज्ञानिक नाम वगैरह क्लियर, कौन सा गन्ना कहाँ का है, क्रॉस वगैरह। दूसरा है परिवार कौन सा, तो जानते ही हम, इसका परिवार होता है ग्रेमनी, जिसी को पोएसी या घास फूल कहते हैं। गुणसूत्र 2n बराबर कितने होते हैं? 80, 80 होते हैं। कितने होते हैं? 80। गुणसूत्र की संख्या, उत्पत्ति जो स्थान है वो न्यूगोनिया। क्या है? न्यूगोनिया। न्यूगोनिया, न्यूगोनिया एक्चुअल में ब्राजील का शहर है, ब्राजील में पड़ता है, ब्राजील न्यूगोनिया। और इसे कहा जाता है विश्व में शक्कर का कटोरा। क्या कहते हैं इसे? विश्व में शुगर का कटोरा, विश्व में शर्करा का कटोरा कहते हैं। शर्करा का क्या कहते हैं? कटोरा, क्योंकि काफी ज्यादा यहीं पर उगाते हैं, इसलिए न्यूगोनिया। फिर देखो, पुष्पक्रम अगर पूछेंगे आपसे तो पुष्पक्रम क्या कहलाएगा? बोलो। एरो। क्या कहलाएगा? एरो। एरो आने की क्रिया कहलाती है एरोइन। एरोइन क्या कहलाती है? एरोइन कहलाती है। याद रखो इतनी सी चीज। तो ये कुछ कॉमन सी फैक्ट्स है जो मैंने आपको बताया। फिर कुछ अच्छी चीजें और बताते कि क्या, कि ये रहा गन्ना, ये गन्ना लिया, इस गन्ना का हमने निकाला जूस। क्या निकाला? जूस। जूस को गर्म किया। जूस को क्या किया? गर्म किया। वो वाला जूस नहीं कि जूस पिला दो मौसमी का, वो वाला नहीं है। गर्म जूस गर्म जूस किया। फिर इसके बाद इससे क्या है, चीनी वगैरह या फिर गुड़ वगैरह जो भी है वो बना। ठीक है, तो इसमें 3 प्रोडक्ट बने। एक तो बना मोलासस, बगासस और प्रेसमट। मोलासस, बगासस। तो याद रखना BSM, BSM। पहले बना था बगासस। क्या बना? बगासस। फिर एस से सीरा, सीरा को ही कहा जाता है प्रेसमट। क्या कहा जाता है? प्रेसमट। और SM से मोलासस। फिर क्या बना है? मोलासस। मतलब मोलासस ये क्या है? ये प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे जूस निकाला तो जूस के साथ बगासस भी निकला। बगासस जो निकला तो बगासस का प्रयोग क्या है? जैसे रद्दी वद्दी, मतलब कागज इंडस्ट्री है ना, कागज इंडस्ट्री, वहां पर बगासस का उद्योग मतलब प्रयोग किया जाता है। गन्ने का जूस निकाला तो इसके साथ में वो बुरादा टाइप निकला ना, बगासस का मतलब समझे, जैसे गन्ने की उसमें मशीन में वो दिया, वो निकला ना जो क्या कचरा, उससे क्या बना ली? रद्दी बना ली, कागज इंडस्ट्री वगैरह बना ली। हालांकि ये कहते हैं कि उनको सड़ाकर खाद वाद बनाकर भी काम में ले सकते, पशुओं के चारे ऐसे काम में ले सकते हैं अलग अलग। फिर है सीरा। फिर जो उसको गर्म किया तो ऊपर झाग वाग आए तो वो सीरा निकला, मतलब ऊपर वाला प्रेसमेंट वो निकला। और उसको काम में लिया तो इसमें क्या होता है? इसमें एक्चुअल में कैल्शियम और फास्फोरस काफी अच्छे इनरिचमेंट होते हैं, मतलब फास्फोरस और कैल्शियम अच्छे खाल से होते हैं। तो यूं कहते हैं कि ये मृदा में डाले जाते हैं, और मृदा में डालने के बाद जो अम्लीय व सारी मृदा है ना, क्योंकि जिप्सम हमने पढ़ा है कि जिप्सम क्या करता है, तो जिप्सम चूने को, तो अम्लीय मृदाओं का सुधार चूना, सारी मृदाओं का सुधार जिप्सम। तो सारी मृदाओं का सुधार करते तो हम कह सकते हैं कि जो मतलब वो जो भी ग्रसित मृदा है, अम्लीय सारी ग्रसित मृदा, उनका क्या किया जा सकता है? तो उनका उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है, मतलब अच्छा किया जाता है। तो ये चीज भी काम आ गई। फिर उसके बाद निकला मोलासस। मोलासस जो निकला ना, एक्चुअल में इसको फर्मेंटेट करके इससे बनाई जा सकती है एल्कोहल। क्या बनाई जा सकती है? एल्कोहल। और एल्कोहल तो अगर रात की 8 बजे बाद अगर पेपर बनता है ना किसी भी चीज का, चाहे वो जेट सीयूटी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर किसी का भी रात के 8 बजे बाद, तो अक्सर प्रश्न बनने की संभावना यहीं से रहती है, क्योंकि एग्जामिनर दे देता है ना, पड़ोस में भी रहती है, तो वो देख देख के, या तो जो में से प्रश्न, जो में से भी प्रश्न जब भी आता है जब रात के 8 बजे बाद प्रश्न बनाओ, अंगूर में से भी प्रश्न जब भी आता है जब रात के 8 बजे बाद बनाओ, और गन्ने में से भी जब भी आता है जब रात के 8 बजे बाद क्या बनाओ? प्रश्न बनाओ। तो बड़े अच्छे से प्रश्न आ जाते हैं। तो याद रखना है थोड़ा सा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। मतलब कैसे क्या बना, अपन ने जूस निकाला, जूस में वो कच्चा निकला, कागज बना लिया, ये भस्म, एक शब्द याद रखना ना, भस्म।
बी मतलब बगास, एस मतलब सीरा, एम मतलब मोलासस। बस में याद रखोगे, बस में, ताकि प्रोसेस से पता रहे आपको। फिर देखो गैसोहोल वगैरह, गैसोहोल का मतलब कुछ नहीं होता। गैसोहोल वगैरह एक चीज बनाई जाती है, एक्चुअल में क्या है, 80% तो पेट्रोल लेते हैं, पेट्रोल, और 20% क्या ले लेते हैं, 20% गन्ने का जूस लेते हैं, और इससे क्या है, वाहन वगैरह चलाए जाएंगे भविष्य में, ताकि भविष्य में अपन कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो पेट्रोल डीजल अपन बनाएंगे ना, वो गैसोल वगैरह का बना सकते, मतलब कह सकते हैं कि हाँ, वाहन चलाने के लिए भविष्य में, क्योंकि हमें पता है परंपरागत और गैर परंपरागत, मतलब भविष्य में ये ऐसे संसाधन है जैसे डीजल, कोयला, पेट्रोल वगैरह, ये भविष्य में खत्म हो जाएगी एक दिन, तभी तो इलेक्ट्रिक ईवी की तरफ मतलब चले गए। और अपने पे आपको पता होगा, अगर करंट से जुड़े हुए हैं तो यूएसए टैरिफ लगा रहा है, परसेंट बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, तभी तो भारत अब क्या है, मतलब आत्मनिर्भर होता जा रहा है, होता जा रहा है ईवी की तरफ, इलेक्ट्रिक। एक्चुअल में कभी एक बताऊंगा, बड़ी लंबी चौड़ी चीज है, रेयर एलिमेंट ऑफ अर्थ, वो बड़ा अच्छा टॉपिक है। कभी एक दिन में कभी कभी क्या खाना खाता हूँ ना, रियल एलिमेंट ऑफ अर्थ, तब क्या है, एक बंदे की बड़ी अच्छी वीडियो देखता हूँ, तो वो काफी अच्छी नॉलेजेबल चीजें बताता है कि इलेक्ट्रिक वगैरह की चीजें ये बनाता है, और ये सारी दुनिया का 90% रियल एलिमेंट ऑफ अर्थ है ना, वो चाइना के पास है, इसलिए चाइना में अपनी पावर बताता है पूरी दुनिया में। एक्चुअल में बात है, इलेक्ट्रिक इससे के बिना बन नहीं सकता, इलेक्ट्रिक बनाना आसान थोड़ी है, बस वही चीज, वो बात की बात है, अपन काम करते हैं कंसेप्ट पे। तो याद रखना, भविष्य में ऐसे है कि वो चीजें बंद हो जाएगी, तो हमें कहीं ना कहीं इनकी तरफ जाना पड़ेगा। तो पेट्रोल मतलब जैसे विलियन बना, जेट्रोपा से भी बना रहे हैं बायोडीजल, 30-33%, 30 से 33% क्या पाई जाती है, बीजों में तेल पाया जाता है, जेट्रोपा कर्कस, बायोडीजल, बायोफ्यूल बनाने के लिए, गैसोहोल वगैरह, ऐसे नोबल कैन वगैरह वैसे हो गए। तो कुछ ये चीजें ही याद रखना, ये गन्ने की बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ प्रैक्टिसेस की जाती हैं जो यूं याद हो जाएगी। पहली है अंधी गुड़ाई, क्या है, अंधी गुड़ाई है। दूसरी है अर्थिंग अप, क्या है, अर्थिंग अप हो गई, अर्थिंग अप। और एरोइंग, एरोइंग तो वही की दिया, एरोइंग। अर्थिंग अप, अंधी गुड़ाई क्या है, ऐसे तो है नहीं है कि आंख पे पट्टी बांधो और मतलब गुड़ाई करने लग जाओ, इसे अंधी गुड़ाई करते, क्या ये सही बात है क्या, नहीं। आंख पे पट्टी बांध के गुड़ाई करना अंधी गुड़ाई नहीं कहलाता। क्या करते हैं, आंख पे पट्टी वट्टी तो नहीं बांधते, एक्चुअल में क्या होता है, ये मिट्टी है, मिट्टी के नीचे मैंने क्या है माना कि ये गन्ने का कोई लगा दिया, 3 आंख वाला लगा दिया। 3 आंख वाला लगाते हैं तो लगभग कहते हैं कि 3500 से 35,000 से 40,000 की समथिंग कटिंग अपने को चाहिए होती है ना, लगभग 35। कभी कुछ किताबें 30,000 से 40,000 बताती है, हालांकि वो भी गलत तो नहीं बताती, बात तो सही, 3 आंख वाला होगा ना, तो लगभग अपन ऐसे करते हैं कि ऐसे कर देते। तो ये अपन ने गन्ना उगा दिया, गन्ने की क्या है, नाली बना के, कई सारी विधियां है, नाली बनाकर, मेड बनाकर, रेयान गन विधि, रेयान गन विधि में क्या है, पहले जर्मिनेट करा देते हैं फिर खड्डा खोद के, क्योंकि केरल कर्नाटका में क्या है, अंकुरित होता ही नहीं है गन्ना, बड़ी समस्या, लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा की प्रॉपर्टी है कि वो गन्ने को अंकुरित नहीं होने देती। तो क्या करते हैं, पहले उसको मतलब ट्रे के अंदर अंकुरित कराते हैं, क्योंकि लगभग गन्ना जो अंकुरित होता है ना, वो 1 से 2 महीने का समय लेता है। कितना, 1 से 2 माह का, बड़ी समस्या, 1 से 2 माह का समय लेता है गन्ना अंकुरित होने। तो क्या करते हैं अपन, ट्रे के अंदर पहले उसे अंकुरित करा देते हैं, फिर उसको डायरेक्टली बुआई कर देते हैं, तो वो रेयान गन विधि, ऐसा कुछ नहीं, नाम ही अलग है, बाकी कुछ नहीं, केरल कर्नाटक में अपनाते हैं ताकि जमीन में पहले ऑलरेडी अंकुरित है, जमीन में डालते हैं। अब जहां पर पहले अंकुरित नहीं कराते, वहां की समस्या बताए, वहां क्या है, जमीन के अंदर गन्ना डाल दिया, टाइम 1-2 महीना लेगा, अब वहां तक पानी भी पड़ेगा, इन्वायरमेंट की कंडीशन भी आएगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर, वातावरणीय दशा अपना काम करेगी, पानी पड़ा और ऊपर की परत जो हो गई वो हो गई कठोर, कैसे हो गई, कठोर। तो इस कठोर परत में ये अंकुरित होकर बाहर निकलेगा तो बड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए कहते हैं कि अंकुरण आसानी से हो जाए, इसलिए इसकी थोड़ी थोड़ी सी क्या कर देते हैं बोलो, मतलब गुड़ाई कर देते हैं, गुड़ाई मतलब नींदना कूदना, थोड़ा थोड़ा सा, ताकि ये आसानी से अंकुरित हो, इसे कहा जाता है अंधी गुड़ाई। बड़ा अच्छा समझ में आ गया। सारी विधियां भी बता दी मैंने बातों बातों में, कि एक तो नाली बनाकर गन्ने को बुआई की जाती है, और कौन सी है, मेड़ बनाकर गन्ने की बुआई की जाती है, रेयानगन विधि। रेयानगन जो अपन ने कह दिया कि रेयानगन क्या होता है कि केरल कर्नाटका जहां पर क्या होती है, लेटराइट मृदा, उसमें पहले अंकुरित करवा कर पहले बो देते हैं, ये भी बता दी। बीज दर हो गई बातों बातों में, अंधी गुड़ाई हो गई। अर्थिंग अब कुछ नहीं, मिट्टी चढ़ाना, गन्ने में मिट्टी चढ़ाना।
मिट्टी चढ़ाना, तो इसकी दो क्रियाएं और होती है, रेपिंग और प्रोपिंग। क्या होती है? रेपिंग और प्रोपिंग। तो दो क्रिया और है, एक तो है रेपिंग और एक होता है प्रोपिंग। रेपिंग और प्रोपिंग दोनों ही क्रिया का मतलब होता है क्या? रेपिंग और प्रोपिंग का मतलब होता है सहारा देना। क्या होता है? सहारा देना, सहारा देना। रेपिंग उत्तरी भारत में करते हैं और प्रोपिंग दक्षिणी भारत में करते हैं। दक्षिणी भारत में तो ऐसे करते हैं कि जो नारियल रहता है ना, नारियल की पत्तियां वगैरह ऐसे करके उनसे मतलब एक लंबी वो बनाते, सूतली टाइप बनाते और आपस में पौधों को जोड़ देते ताकि वो आपस में गिरे नहीं, अच्छा खासा। और यहाँ पर कोई धाग मतलब रस्सी वगैरह की सहायता से क्या देते हैं? सहारा। सीधा सीधा से याद रखना, सहारा देना क्या कहलाता है? रेपिंग और प्रोपिंग। रेपिंग और प्रोपिंग क्या है? सहारा देना। अंधी गुड़ाई होगी। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। क्या है? मिट्टी। हाँ? रेपिंग का मतलब केले और अनार में क्या है? फल मतलब जो कीट है ना, उनको रोकने के लिए उसको ढक देने की क्रिया रेपिंग कहलाती है। वो वहां अलग है और यहाँ अलग है। रोपिंग का मतलब तो केले में भी सहारा देना और गन्ने में भी सहारा देना, परंतु अनार की फल मक्खी वीराकुला आइसोक्रेटस, पूरा नाम नया नाम है ड्यूडोरिक्स वीराकुला आइसोक्रेटस, ये नया नाम। तो ये कीट से सुरक्षा करने के लिए अनार के फल को ढकने की क्रिया रेपिंग कहलाती है। एक्चुअल में केले के फल को भी ढक लिया जाता है ताकि उस पर कोई चित्तीदार केले नहीं हो, एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन कलर रहे, इसलिए उसको भी रेपिंग करते हैं। पर यहाँ थोड़ी सी क्या है, रेपिंग का मतलब सहारा देना, क्योंकि ये उत्तरी भारत दक्षिणी भारत की शब्दावली। हालांकि प्रोपिंग ज्यादा उचित शब्द लगता है मुझे भी, पर यहाँ पर कह देते हैं इसलिए मैंने बताया ताकि कभी कंफ्यूज ना हो, इसलिए बता दें। अर्थिंग अप मिट्टी चढ़ाना। मिट्टी एक्चुअल में उत्तरी भारत में भी चढ़ाई जाती है और दक्षिणी भारत में भी चढ़ाई जाती है। थोड़ा सा याद रखने की चीज ये है कि उत्तरी भारत में चढ़ाने का समय जब हम स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाने का समय होता है जून जुलाई, क्योंकि जीवन में एडमिशन सबसे ज्यादा जून जुलाई के महीने में होता है। तो उत्तरी भारत में मिट्टी चढ़ाने का समय सबसे ज्यादा स्कूल जाने का टाइम क्या होता है? जून जुलाई। फिर जून जुलाई के बाद में दक्षिणी भारत वालों की बुद्धि चालू हुई, तो जून जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर। क्या है बोलो? सितंबर अक्टूबर, ये याद रखना, बस ऐसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि रटना तो है नहीं, रटना तो है नहीं। स्कूल जाने के टाइम पे तो उत्तरी भारत में क्या चढ़ा दी? मिट्टी। दक्षिणी भारत में तो बाद में चले, तो बाद में चले तो कब? दो एक महीने, एक आधा महीना निकाल दो, सितंबर और अक्टूबर, ये हो जाती है। बहुत अच्छे। फिर देखो, फिर आगे चलते हैं अपन कि आगे चले तो ये विधियां हो जाती है। इसके बाद कुछ शब्दावली हालांकि आती है, कोई कीट वीट रोग आ जाता है, अंकुरण वगैरह। और इसकी बुआई की विधियां यही बता देता हूँ, फिर अपन वो खोल देंगे। बुआई की क्या? एक अर्धसाली होता है, एक साली होता है, एक साली, एक होता है ओटम। क्या होता है? ओटम। ये कुछ तीन बड़े इंपॉर्टेंट है। अर्धसाली मतलब आधा साल, और साल जनवरी, तो जनवरी से दिसंबर तक गिनेंगे तो पूरा साल। सही बात है, जनवरी से दिसंबर तक गिनेंगे तो पूरा साल। अर्धसाली मतलब आधा करो, तो जनवरी से 6 महीने काटो, 6 महीने काटोगे तो जून जुलाई में जिसकी बुआई करते हैं वो अर्धसाली। एक साली मतलब जनवरी में चल जाओ, एक साली मतलब बुआई का टाइम बता रहा हूँ, कटाई का नहीं, जनवरी में चल। ऑटम, ऐसे ऑटम, ऐसे अक्टूबर, अक्टूबर में बुआई। ये लो बुआई का टाइम याद हो। आधे साली साल का आधा, एक साली मतलब साल का सबसे ऊपर चले जाओ, और ऑटम मतलब अक्टूबर चले जाओ। ये एक आधी विधि और है, वो बता दे। तो ये मुख्यतः तीन चार है। ये कुछ मैंने बताया। अपन गन्ने का पायरिल्ला कीट के बारे में पढ़ेंगे, लाल सड़न रेड रूट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अपना ये गन्ना क्या हो जाएगा? अब चालू करो, ये कुछ बेसिक बता दिया अपन। चलो, हाँ। और संस्कृत भाषा का शब्द है, ये तो कुछ कॉमन चीजें है, ये तो रटने वाली, तो देखो बताने में मुझे। हाँ, डेस्कटॉप पे डाल रखी, कोई बात नहीं, पर मैं रोज अपडेट करा देता हूँ, चिंता क्यों करते हो? हैं? कहाँ गया सुगर के? हाँ, डेस्कटॉप पे डाल रखी सुगर के। थोड़ा रंग रंगीला कर देता हूँ, मैं बैठता हूँ, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे कर देते हैं। देखो ये गन्ना। अच्छा, तो बताओ गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है बोलो? सेकेरम स्पेसिस। स्पेसिस कहना उचित है, सेकेरम ओपिसिनरम कहना भी उचित है, क्योंकि नोबल केनी सर्वाधिक उगाते। कुल कौन सा है? ग्रेमनी पोएसी घास। उत्पत्ति स्थान भारत, परंतु न्यूगोनिया आता है। न्यूगोनिया कोष्टक में लिख लेना, न्यूगोनिया। क्या लिखोगे? न्यूगोनिया। एक्चुअल में भारत क्यों कहा, मैं बताता हूं आपको। सेकेरम ओपिसिनरम जो अपन उगाते हैं ना, वो भारत का है।
क्योंकि टीएस वेंकटेरमन ने किया था, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का गन्ने में क्रॉस किया था, तब जाकर वो नोबल केन आया था, इसलिए उत्पत्ति। अब वो सेकेरम साइनेंसिस तो उसका चाइना है, उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, चाइना है। तो बाकी ओरिजिनेटेड ओरिजिनल जो है, मतलब अपन कहते हैं जो वास्तविक गन्ना है वो कहाँ का, न्यू गोनिया का, याद हो। गुणसूत्र की संख्या क्या है बोलो, 80। पुष्प क्रम क्या कहलाता है, एरो, और एरो आने की क्रिया क्या कहलाती है बोलो, तो वो कहलाती है एरोइंग। क्या कहलाती है बोलो, एरोइंग कहलाती है, एरोइंग। अंकुरण हाइपोजियम, इपी मतलब ऊपर होता है, हाइपो मतलब जमीन। इसमें तो गन्ना पता ही नहीं, न्यूज चल रहा हो कि गन्ना ऊपर आ रहा हो, ऐसे तो आ ही नहीं रहा। परागण पर परागण, पर एक्चुअली में मुझे कभी कभी डाउट लगता है, कई किताबें ऐसे कहती है, हालांकि पर परागण, कई किताबें ओपन पेन मतलब ओपन पेनिकल पुष्प क्रम होता है, तो कभी कभी कहती है, पर हालांकि होता पर परागण है, वास्तव में याद रखना है ना, ओपन पेनिकल होता है इसका, वो क्या नाम है, पुष्प क्रम, वो याद रखना। पुष्पक्रम ओपन पेनिकल भी कभी कभी आ जाए तो याद रख लेना, ओपन पेनिकल, हालांकि होता नहीं है क्योंकि कभी कुछ देखा है मैंने इसलिए, पर एरो याद रखना क्योंकि एरोइंग क्रिया बड़ी इंपोर्टेंट। गन्ने के विभिन्न उत्पाद देखो, सेकेरम कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और चीनी, चीनी को सफेद सुगर कहते हैं, क्या कहते हैं, चीनी को सफेद सुगर। और ये खांड सारी, इसको ब्राउन सुगर कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राउन सुगर, है ना। अब देखो ये कुछ चीज है, तो गन्ने से जूस निकाला, क्या निकाला, गन्ने से जूस, ये अपन ने बता ही दिया बस में, ये तो बड़ा अच्छे से मैंने आपको बता दिया, वो समझोगे, जिसमें बी मतलब बगासा, बगासा जूस निकालने के बाद जो सेच कचरा बचता है, और आप लिख सकते हैं इस कचरे से क्या बनाया जा सकता है बोलो, कागज, है ना, बस। फिर साफ जूस करते हैं, साफ जूस करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें निकलता है प्रेस मड, क्या निकलता है, प्रेस मड। और प्रेस मड के कोष्टक में क्या लिखोगे, सीरा, क्या लिखोगे, सीरा। और यहां पर लिखोगे इसमें क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम, और क्या पाए जाते हैं बोलो, फास्फोरस, जो किसके लिए, खाद के रूप में या मृदा सुधार के रूप में, या किसके रूप में ले सकते हैं, मृदा सुधार के रूप में क्या लेते हैं, इसको काम में लेते हैं, खाद या फिर मृदा सुधार के रूप में। फिर देखो खाद के रूप में छानने के बाद उत्पाद, फिर जूस को गर्म किया, गर्म करने के बाद क्या निकलता है, मोलासस। फैक्ट्री में, फैक्ट्री से प्राप्त कुछ नहीं, यहाँ लिखना, क्या बनाया जाता है, एल्कोहल, क्या बनाया जाता है, एल्कोहल। और फिर बन जाती है चीनी, चीनी, एल्कोहल तो इसका प्रोडक्ट है, एल्कोहल तो इससे बनता है, फिर बाद में क्या बनती है, चीनी, ऐसे। सबसे बढ़िया, मैंने देखो ज्यादा कंफ्यूजन रखा ही नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छे से शानदार तरीके से गन्ना जूस, फिर गर्म जूस, फिर क्या है, चीनी गुड़ वगैरह बनाते थे, और देखो BSF, बस इस प्रकार से आसान शब्दों में बड़े आसान तरीके से ये टेबल बनाई, प्रश्न भी सारे बन रहे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं, तो याद रखना। फिर देखो प्रेस मड, प्रेस मड कैल्शियम फास्फोरस का अच्छा स्रोत है, जिसका उपयोग मृदा सुधारक के लिए किया जाता है, वो सब मैंने बता ही दिया। ये सूट जड़, स्थायी जड़, द्वितीयक जड़ होती है, क्योंकि एक जड़ तो ऊपर एक नीचे होती है, नीचे वाली क्या कहते हैं, सेट जड़, अस्थायी जड़ होती है, और प्राथमिक होती है, ये ज्यादा याद मत रखना। एक्चुअल में जब बुआई करते हैं ना, तब अंकुरण होता है, अंकुरण से नीचे जो जड़ निकलती है वो प्राथमिक कहलाती है। स्टार्टिंग में पौधे को पानी, पोषक तत्व वही देती है। फिर उसके बाद क्या, गन्ने में वो देखी, जैसे ज्वार देखी होगी, मक्का देखी होगी, गन्ना देखी होगी, तो प्रोप टाइप जो जड़ आती है ना, उसे इसमें क्या कहते हैं, सूट जड़, क्योंकि वो सूट कहलाता है, तो सूट तो वही सहारा देता है, एक प्रकार का वो प्रोपिंग मतलब सहारा देना, अर्थिंग का काम कर रहा है, पर फिर भी अपने को मिट्टी चढ़ानी पड़ती, तो वो सूट जड़, ये द्वितीयक जड़, ये बाद में आती है, फिर ये खत्म होने लग जाती है, और ये स्थायी हो जाती है, फिर यही चीजें काम करती है। जैसे बरगद में आपने देखी होगी कि वो जड़ें तने पे भी आती है ना। फिर देखो गन्ने की कुछ प्रजातियां ये बताई दिया, सेकेरम ओपिसिनेरम सबसे बढ़िया यही, क्रॉस रोज बताया आपको, टीएस वेंकटेरमन का, नोबल केन कहते हैं, उत्पत्ति स्थान न्यू गोनिया बताते हैं, परंतु भारत में टीएस वेंकटेरमन ने क्रॉस करके बनाया था, क्या बनाया था, क्रॉस करके, परंतु वास्तविक गन्ना तो न्यू गोनिया का ही है, याद रखो। सेकेरम बारबेरी, बारबेडेंस या सेकेरम बारबेरी, ये इंडियन केन है, और उत्तरी पूर्वी का इसे मानते हैं, स्पोन्टिनियम ये जंगली प्रजाति है, दक्षिण का मानते हैं, शायद हो सकता है वहां पे उल्टा कर दिया। बारबेरी एक्चुअल में मैंने जो पहले बायोटेक्नोलॉजी में और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा था, एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे जहां तक याद है ना, ये साउथ इंडिया का और ये उत्तरी भारत का है,
क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में ये क्रॉस आते हैं, क्रॉसिंग में बताया था तो वहां पर मुझे याद है। फिर भी देख लेना, उत्तरी और पूर्वी भारत का है एग्जैक्ट, वो बीडी सिंह वगैरह और पीडी कुंदन वगैरह है ना ब्रीडिंग की किताबें, उनमें चेक कर लो। इंडियन के सेकेरम साइनेंसिस, साइनेंसिस मतलब चाइनेंसिस याद रखोगे तो चाइना वाला, कौन सा याद रखोगे, चाइना वाला। सेकेरम स्पोंटेनियम जंगली प्रजाति है, और सेकेरम रोबस्टम जंगली प्रजाति है, न्यूगोनिया। नीचे वाला ज्यादा काम का नहीं, बाकी सारी की सारी मैंने ऑल क्लियर आपके कर ही दिए। क्रॉस इसका बता ही दिया कि ये किस किस के क्रॉस से बना है, तो एक तो बारबेरी वाले से और एक कौन सा है, स्पोंटेन। किसके क्रॉस से, टीएस वेंकटेरमन, जिन्हें कहा जाता है गन्ने का जादूगर। फिर देखो गन्ने की प्रजाति सेकेरम साइनेंसिस, साइनेंसिस को चाइना की कहा जाता है। यह गन्ना टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग, ये तो क्या है, इसकी संरचना ऐसी होती है एक्चुअल में, क्योंकि ये एकदम सीधा होना चाहिए तो कुछ नहीं, इसका थोड़ा सा तना ऐसे होता है हल्का सा घुमावदार, इसलिए जिगजैग कहते हैं, ये वही का है। गैसोहॉल देखो 80% तो क्या होगा पेट्रोल, और 20% क्या होगा गन्ने का जो एथेनॉल जूस वगैरह जो कहते हैं ना एथेनॉल, उसको दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, बायोडीजल वगैरह बनाया जाता है, बायोपेट्रोल, जिससे वाहन चलाते हैं। विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक देखो ब्राजील, सर्वाधिक चीनी उत्पादक, और क्यूबा के अंदर न्यूगोनिया क्यूबा वही जगह पड़ती है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है बताओ, चीनी का कटोरा। क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा। फिर पके हुए गन्नों में सुक्रोज की मात्रा काफी अच्छी होती है। ये तो हम गन्ना साटा खाया होगा, साटा कहते हैं हमारे यहाँ तो साटे को खाते हैं तो अपना पता ही कितना मीठा होता है, वो मीठापन सुक्रोज के कारण है, क्योंकि शर्करा की मात्रा काफी अच्छी होती है। गन्ने में सुक्रोज काफी अच्छा होता है। मृदा की बात करें, मृदा एवं जलवायु की, तो आपको पता है ज्वार, मक्का, बाजरा, गन्ना C4, ज्वार, मक्का, बाजरा, गन्ना C4 है, ये हमें पता है बहुत अच्छे से ये चीजें। और बात करें खरीफ में उगाई देते हैं, जून जुलाई में करते हैं अधसाली, अधसाली की तो कब करते हैं, जून जुलाई में ज्यादातर काम है। तो ये देखो शॉर्ट डे प्लांट है, याद रखना पौधा, और हालांकि करने में इसकी सभी जगह अलग अलग, एक साली की जनवरी में बुआई करते हैं, अधसाली की कब करते हैं, जून जुलाई में, और ओटम वाली की कब करते हैं, अक्टूबर में, ये याद रखना। तो एचडी अंकुरण के लिए तापमान देखो 20 से 25 है ना। और गन्ने के सुगर व स्टार्च के स्थानांतरण के लिए उपयुक्त पोषक तत्व पोटेशियम व बोरोन है। हालांकि ये तो उन पोषक तत्वों के खुद के काम है, पोषक तत्व वाले में आपने पढ़ा होगा कि पोटेशियम बोरोन क्या करते हैं, शर्करा का स्थानांतरण करते हैं, काम होते हैं। तो याद रखना कि गन्ने के लिए कौन स्थानांतरण करता है, सुगर व स्टार्च का, पोटेशियम और बोरोन। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन देखो उत्तर प्रदेश में होता है, अपने भारत में। भारत में कहां करते हैं, यूपी में काफी अच्छा करते हैं। फिर बीज दर और बीजोपचार की अगर मैं बात करूं तो गन्ने की बुआई देखो सेट केन के द्वारा की जाती है। केन मतलब समझे, वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में उन्हें सेट या केन करते हैं। केन मतलब गन्ना, केन सुगर केन, समझे मेरी बात, केन मतलब गन्ना, वो छोटे छोटे टुकड़े, कटिंग कह सकते हैं एक प्रकार से आसान भाषा में, उन कटिंग को सेट, केन या टुकड़ा कुछ भी कह सकते हैं। गन्ने के लिए 3 आंख वाला सेट सबसे उपयुक्त होता है और यही काम का है, और ये याद रखना, इसी के वो कटिंग केन या सेट याद रखना 33,000 से 40,000, कुछ किताबें 30,000 से 40,000 बताती है, ये भी याद रखना। गन्ने की बुआई के लिए ऊपरी 1/3 भाग या 1/2 भाग का उपयोग किया जाता है। कारण बताओ, ये गन्ना ये जमीन वाला भाग है, ऊपर वाला भाग, एक्चुअल में जब इसकी ग्रोथ होती है तो हमेशा कहते हैं कि ऊपर सुक्रोज वगैरह की मात्रा काफी अच्छी होती है, और हमेशा ऊपरी वाले भाग में क्या होता है, ऑक्सीजन की सांद्रता भी काफी अच्छी होती है, तो अंकुरण क्षमता काफी अच्छी बनी रहती है। जिब्रेलिन भी ऊपरी मात्रा में काफी बताया जाता है, और जिब्रेलिन का मुख्य काम एक्चुअल में क्या होता है, बीज अंकुरण को प्रेरित करना, तो वो कहीं ना कहीं अंकुरण में मतलब सहायता करता है। इसीलिए अच्छा कहते हैं कि ऊपर वाला भाग ज्यादा काम में लेते हैं, नीचे वाला भाग फैक्ट्रियों में या फिर बेचने के लिए काम है। ऊपर वाली चीज हटाकर अलग रख लेते हैं किसान, और नीचे वाली फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, किसानों के पास या मार्केट में बेच देते हैं। ऊपर वाला में अंकुरण थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो लगभग आधा गन्ना है ना किसके लिए काम में लेना है, अंकुरण की, और आधा मार्केट में बेचने के लिए। गन्ने के ऊपरी भाग में देखो ग्लूकोज वगैरह, शर्करा वगैरह अधिक मात्रा होने के कारण क्या है, बुआई में उपयोग किया जाता है, काफी अच्छा। गन्ने में शीर्ष प्रभाविकता, ऑक्सीजन का मुख्य काम, ऑक्सीजन का में पाए जाने के कारण गन्ने का ऊपरी 1/3 से 1/2 भाग काम में लिया जाता है। एक्चुअल में देखो मैं बताऊं आपको कि
हर चीज में थोड़ा टाइम लग जाएगा पर बढ़िया होगा। ऑक्जीन और एक है जिब्रेल। ऑक्सीन, ऑक्सीन के संकेत डार्विन ने दिए, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने वो जई की कोलियोटाइल में खोज की, कोगल स्मिथ ने पेलाग्रा रोगी के मूत्र से निकाला। ये कुछ कॉमन चीजें अक्सर याद होनी चाहिए। ऑक्सीन की याद करने की ट्रिक जो होती है वो होती है करपा। क्या होती है? करपा शब्द से पूरे ऑक्सीन को याद कर सकते हैं। पाकिस्तान पर अपना भारत क्या करता है? करपा करता है। पी मतलब याद रखना पेलाग्रा। पेलाग्रा रोगी के मूत्र से ए मतलब ऑक्सीन का निष्कासन किया था, के मतलब कोगल ने, कोगल व स्मिथ ने। हालांकि एफ.डब्ल्यू. वेंट ने 1928 में खोजा था, ये भी ध्यान रखना। कैसे याद रखना? खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी का काम करता है, जो कि करता है 2,4-D और इसी का प्रकार होता है। ऐसे एपिकल डोमिनेंस जो कि इसका मुख्य प्रमुख काम है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है शीर्ष प्रधानता, शीर्ष प्रभाविकता, शीर्ष प्रमुखता, जो भी ले लो वो जो भी कह सकते हैं। आर से रूट, रूट मतलब जड़ों की फुटान के लिए आईबी, इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड, रोटेक्स, सिराडेक्स, क्विक रूट और रैपिड रूट, ये काम आता है। ये इंडोल एसिटिक एसिड है एक्चुअल में, मुख्यतः ये प्राकृतिक होता है। पी मतलब प्रकाशानुवर्तन, हमेशा सूरजमुखी का पौधा सूर्य की ओर मुड़ा रहता है, किसके कारण? ऑक्सीजन। हेलियंथस एनम में बताया था ना, हेलियोट्रोपिज। एक तो मूंगफली में बताया था जियोट्रोपिज, निषेचन के बाद उसकी विभज्योतक बनते हैं और जमीन में उसके पेग को ले जाते हैं और मादा भाग पेग कहलाता है। बहुत बढ़िया। और अपने कहा था कि प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन मतलब सूरजमुखी का पौधा हमेशा सूरज की तरफ मुड़ा रहता है, कारण हेलियोट्रोपिज, क्योंकि वो भी तो ऑक्सीजन का काम है। इसे प्रकाशन, पार्थेनोकार्पी भी यही करता है। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है बिना निषेचन के फल का निर्माण। बीज रहितता पैदा करनी है ना, चाहे केले में पैदा करो, चाहे किसी भी पौधे में कर लो। जैसे आम की स्टेनो स्पर्मेटो पार्थेनोकार्पी से सिंधु किस्म पैदा हुई, केला वानस्पतिक वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी से, कई सारे, क्योंकि ये फलों सब्जियों में ज्यादा काम आते हैं। हार्मोन, हार्मोन का काम उधर ज्यादा है, अपने सस्य विज्ञान में भी है, दोनों जगह। इधर तो क्या है, मेन बात अंकुरण वगैरह में ज्यादा काम में ले लिया जाता है, उधर तो फलों में ज्यादा काम, क्योंकि फल फूल झड़ रहे तब भी डालो, बहुत बढ़िया काम कर। ऐसे याद रखना, एब्सिसियन परत को बनने से रोकता है, न कि बनाता है, मतलब पतझड़ नहीं लाने देता है पौधों में, ये बात ध्यान। तो ये ऑक्सीजन का मुख्य काम, इसको समझना, इसके कारण ये काफी अच्छा होता है, इसलिए गन्ने में अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है, पहली चीज। और अपना सूरजमुखी का कंसेप्ट प्रकाशानुवर्तन, हेली, तो हेलियंथस एनम है ना। तो ये हो गया। फिर देखो तीन आंख के लिए एक सेट की संख्या मैंने बताई रखी, 30,000 से 40,000 आए तो वो कर देना, 35,000 से 40,000 वो आए तो वो कर देना, क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, याद रखना। ये क्विंटलों में तो क्या है, ये 35,000 वो देते हैं संख्या वगैरह। हाँ, फिर देखो आगे क्या है, आगे 45,000 से 50,000 जो जेट में मानते हैं, ये तो जेट वाले तो हमेशा अलग ही चलते हैं, पता नहीं क्यों जेट वाले अलग ही चलते हैं, मान लेना। देखो क्या ही करे, अब तो जेट का तो हमेशा लफड़ा ही रहता है, तो थोड़ा किताब में भी अपन ने दो आंख वाले को जस्ट डबल कर देना। 40 का डबल कितना होता है? 80। 40 का डबल कितना होता है? 80। एक आंख में फिर, हाँ क्या क्या समझ नहीं पाया मैं। देखा है, गन्ना देखा है तूने कभी गन्ना? नहीं, वो तो मैं तुझे फोटो तो दिखा दूंगा मेरे भाई, तूने अगर कहा है ना तो तुझे तो फोटो दिखाए बिना नहीं मानेगा, पर माना है कि ये गन्ना है, ये गन्ना है। हमें पता है कि इसमें इस प्रकार की लकीरें होती है, सही बात है। इन लकीरों में यहाँ पे छोटी छोटी सी आंखें होती है, इन्हें कहा जाता है आंख, है ना। अब दिखाई देते हैं गूगल में, खत्म होने के बाद दिखा दो, टाइम वेस्टिंग करना ही है तीन आंख वाला गन्ना, क्या लिखो इसमें, तीन आंख वाला गन्ना है। आज गणेश चतुर्थी है और आशा करते हैं बुद्धि के देवता गणेश जी आप सबको आशीर्वाद दे और सभी का सिलेक्शन हो, क्योंकि बुद्धि के देवता भाई पर एक ही चीज वो मांगते हैं, ध्यान रखना, मेहनत।
मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता, ये हमें पता है। आप मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन है। ये एक आंख वाला गन्ना है, आंख ये रही छोटी सी, ये रिसर्च पेपर का है, क्योंकि रिसर्च गेट पर चीजें गलत नहीं मिलती। रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च गेट, ये एमएससी पीएचडी में ये छोटी छोटी सी आंखें, हालांकि हो सकता है एग्जैक्ट आपको दिखाई दे रहा हो, ये छोटी छोटी सी आंखें, ये एक आंख, ऐसे दो आंखें दो कटों के बीच में, ये इन्हें कहते हैं एक आंख, दो आंख और तीन आंख वाला गन्ना। और बुद्धि के देवता का आज ये है चतुर्थी, है गणेश चतुर्थी। तो गणपति बप्पा मौर्य आप सभी को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनाए, सबसे बढ़िया बात तो यही है। बनोगे तब जरूर आना, तब जरूर मिलने में मजा आएगा, क्योंकि एक तो पहले मिलने में मजा नहीं आता है, क्योंकि हर साल कई सारे पढ़ाते हैं, सही बात है। पर जो सिलेक्शन होने के बाद जो सेमिनार में आते हैं ना, उनसे थोड़ा मिलने में अलग मतलब मजा आता है। हम चाहते हैं कि आप सभी सिलेक्ट हो, गवर्नमेंट नौकरी होता है, जोश जुनून जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। देखो, एगलोग और एरेटोन नामक फफूंदनाशी से क्या करते हैं, इन्हें उपचारित करते हैं, क्योंकि हमें पता है एफ आई आर विधि, तो फंजीसाइड के रूप में क्या लेते हैं, एगलोल और एरेटोन। गर्म जल उपचार भी करते हैं, मतलब उबले हुए जल में उसको डाल देते हैं सीड को, ताकि गर्म जल कोई भी फफूंद वगैरह हो उसका नाश हो जाता है ना। तो गर्म जल और गर्म वायु सेट से उपचारित किया जाता है, ताकि उनका अंकुरण अच्छे से हो और रोग वगैरह से बचा जा सकता है, ये भी करते। बुआई का समय देखो, अधसाली, अधसाली, अधसाली का मतलब क्या याद रखोगे, आधा साल, आधा साल मतलब आधे जून। एक साली मतलब साल का शुरुआत, मतलब जनवरी। ओटम मतलब अक्टूबर। बसंत आप जानते हैं कि बसंत पंचमी फरवरी मार्च में आती। सबसे ज्यादा मतलब यूं कहते हैं कि अबुज साहा सावा, मतलब शादी ब्याहों के अबुज सावा कहा जाता है बसंत पंचमी। माँ सरस्वती का वार होता है बसंत पंचमी सबसे ज्यादा है। आखा तीज भी है और बसंत पंचमी, अपने घर वालों से पूछना, उसमें कोई मुहूर्त वोहरत नहीं निकालते ना। आखा तीज तो होता है, भारत के सभी कुआरे जो शादी होती है वो तो आखा तीज में होती है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा बाल विवाह भी आखा तीज में होते हैं, है ना। परंतु घर वालों से पूछना कि बसंत पंचमी क्या सावा होता है, वो आप वो आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे ना, तो आखा तीज और बसंत पंचमी अबुझ सावा होता है ना। चल, पतझड़, ये तो याद हो जाएगा बसंत पंचमी का। तो फिर ये तो क्या नाम, बुआई का समय था। और ये क्या नाम है, किस क्षेत्र में अपनाते, तो अर्धसाली आधा साल मतलब दक्षिणी भारत, एक साली दक्षिणी भारत, ओटम और स्प्रिंग दोनों उत्तरी भारत। याद रखना, ओटम, ओटम भी एक ऋतु होती है और स्प्रिंग भी एक ऋतु, ऋतु वाले दोनों उत्तरी भारत में है, और साल साल वाले एक साल आधा साल ये दोनों दक्षिणी भारत में। ऐसे याद रखना, आधा साल एक साल, ये कौन से दक्षिणी भारत में। ऋतु कौन सी भी आए, जैसे ओटम आए या स्प्रिंग आए, वो कौन से में है, उत्तरी भारत में। दोनों याद हो जाएगा आराम से। फिर देखो, दक्षिणी भारत में मुख्यतः अर्धसाली गन्ना उगाया जाता है। अर्धसाली का मतलब समझ ही गए होंगे कि बुआई कब करते हैं, जून और जुलाई, जून और जुलाई। उत्तर भारत में मुख्यतः स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब समझे क्या है बोलो, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु का मतलब समझे फरवरी और मार्च। माँ सरस्वती का वार होता है बसंत पंचमी। स्प्रिंग गन्ने की बुआई के समय आलू की खेती साथ में की जाती है, क्योंकि बीच में वो जगह बचती है ना, इनकी क्या करते हैं, बुआई करते हैं तो बीच में जगह बचती है। मेड़ पे करते हैं, मेड़ पे, मेड़ ऑलरेडी रहती है, तो आलू की भी कर सकते हैं, अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इसमें तो टाइम लगता है, इसमें तो काफी ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, एक दो महीने तो उगने में लगेगा, टाइम लगता है। तो बीच बीच में आलू 3 से 4 महीने में अपने को किसान को पैसा देती है, ऐसा नहीं कि साल भर रोके रहे, मतलब तो अतिरिक्त आय की प्राप्ति हेतु। बुआई विधियां समतल, या तो एकदम बिल्कुल खेत समतल हो उसमें कर सकते हैं, उत्तरी भारत में अपनाते हैं। कतार से कतार की दूरी 75 से 90 सेंटीमीटर, कतार मतलब आर की दूरी तो लगभग या तो क्या रख सकते हैं 75 या फिर क्या रख सकते हैं 90। और पीक मतलब प्लांट, प्लांट का मतलब समझ गए, ये इसकी कितनी रखते हैं 6 से 8 सेंटीमीटर। तो पंक्ति मतलब एक पंक्ति ये है, और इससे इसकी दूरी जो है वह कितनी है 75। अब यहाँ पर छोटे छोटे से वो केन लगाते हैं, तो केन में तो वो आंख जहां जहां आ जाती है ना, वही। अब इसमें माना कि यहाँ पे एक आंख आ गई, ये जैसे एक गन्ने का कोई सेट लगा दिया 3 आंख वाला। अब इसमें क्या है, एक आंख यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो दूरी बची क्या है 6 से 8 है, कंटिन्यू इस प्रकार। तो ये तो इसकी दूरी तो काफी ज्यादा होती है।
है। फिर नाली, गहराई क्या, कितने डीप पे लगाते हैं लगभग, अभी देखते रहे इसमें आएगा तो है, गहराई है क्या, तो फिर दूरी क्या, दूरी भी इतनी रखते हैं, देखो दूरी भी ना, दूरी भी सेम ही रखते हैं एक्चुअल में, क्योंकि कतार से कतार की दूरी तो ये वाली हो गई है ना, कतार से कतार की, और गन्ने के वो सेट भी कंटिन्यू लगाते रहते हैं, क्योंकि पौधा तो आंख में से निकलता है, अपने को पता है पौधा तो आंख में से, और पौधे की दूरी कितनी रहती है, हर एक आंख में मतलब इतनी इतनी डिस्टेंस के ऊपर क्या हो जाता है, वो एक आंख यहाँ है, एक आंख यहाँ है, फिर दूसरी आंख यहाँ है, तीसरी आंख यहाँ है, तो पौधे से पौधे की दूरी भी इतनी रहती है हालांकि। फिर देखो नेक्स्ट, गहराई भी हो गई, नाली व मेड़ विधि, या तो नाली खोदो या फिर मेड़ बना दो, बात दोनों की एक ही, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। और खाई विधि, खाई का मतलब होता है मतलब नाली, ट्रेंच, ट्रेंच मतलब खाई मतलब नाली, नाली बनाकर भी करते हैं। समुद्र तटीय स्थानों पर अपनाई जाती है दक्षिणी भारत में। कतार से कतार की दूरी वही लगभग 75 से 90, तो 90 याद रख लेना इसमें। और केन की गहराई देखो इसमें थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि ये तो खुद ही विधि गहराई की है ना, गहराई की है तो स्वाभाविक बात है गहराई तो ज्यादा होनी है, क्योंकि खाड़ा खोद के नाली बना के हमने किया है इसलिए। रायन गन को थोड़ा इंपोर्टेंट रखना, क्योंकि रायन गन बड़ी इंपोर्टेंट है, अजीब सा नाम लगता है ना, इसलिए एग्जामिनर थोड़ा सा इस पर फोकस करता है। मतलब अंकुरित नहीं होगा तो जबरदस्ती उसको अंकुरित कराओ, फिर डायरेक्ट जाकर क्या कर लो, बुआ। तो ये देखो क्या है कि इसमें गन्ने के खेत में अंकुरित करने तथा अंकुरित गन्ने को काटकर, पहले तो अंकुरित करेंगे, फिर अंकुरित गन्ने को काटकर क्या करते हैं, डायरेक्ट का लगा देते हैं खेत में। क्योंकि कारण देखो, कारण अगर लिखना चाहो ना तो लेटराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, या फिर कोष्टक में लिखना दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत, और दक्षिणी भारत में याद रखना केरल, तमिलनाडु, तमिल वो केरल, केरल कर्नाटका, केरल कर्नाटका, और क्या बोला, तमिलनाडु, तमिलनाडु। यहां पर गन्ने की बुआई में ये बड़ी समस्या आती है, यहां पर अपनाते हैं, क्योंकि कारण ही है अंकुरित हो ही नहीं पाते। अर्धसाली मन्ना, वो गन्ना जो है वह कितने का है बोलो, 18 महीने का, एक तो पूरा साल और आधा, वो आधा और जोड़ोगे तो 12 और 6 कितने होते हैं, 18, एक तो पूरा साल लगेगा, एक आधा साल, क्योंकि 6 महीने का मतलब आधा साल, और एक पूरा 12, 12 6 18। अर्धसाली गन्ना कितना टाइम लेता है, मतलब 18 महीने, मतलब 1.5 साल, 1.5 साल। उर्वरक प्रबंधन देखो, नाइट्रोजन ग्रेमी परिवार में अपन कितना देते हैं, 4 2 1, पर 100 से 120 देते हैं, तो इसमें थोड़ी ज्यादा दे दो, क्योंकि लंबी चौड़ी क्रॉप होती है, साल भर से ऊपर ही निकलती है, तो 120 से 150 किलोग्राम क्या दे देने हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वो परिपक्वन के समय, परिपक्वन में अपन कहेंगे कि परिपक्वन, या तो दो गन्ने को बजाकर देखो, अगर धातु जैसी आवाज आ रही है तब भी पक गए, परिपक्वन की टाइम नहीं देनी, क्योंकि नाइट्रोजन का मुख्य काम मैंने बताया था, नाइट्रोजन करता है वानस्पतिक वृद्धि और प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करता है, परिपक्वन के टाइम नहीं देना, पहले तो देनी पड़ेगी पहले। तो याद रखना कि लगभग कितनी देते हैं अपन, 120 से 150 देते हैं। जैसे दो गन्नों, परिपक्वता में दो गन्ने को बजाकर देखोगे, धातु जिससे आवाज आ रही ना, तब भी इसका मतलब है कि गन्ना पक चुका है। एक फेलिंग सॉल्यूशन होता है, उसमें मिलाकर भी देखा जाता है, तब भी पता चलता है कि क्या है, गन्ना पक चुका है। ये परिपक्वता के सूचकांक देखेंगे, याद रखना। चलो, फास्फोरस देखो 50 से 60 किलोग्राम, और पोटेशियम कितना, 40 किलोग्राम। फिर देखो ये तो कॉमन सी चीजें हैं ये तो, कि आधा नाइट्रोजन लेना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की हानि होती है बहुत अच्छे से। पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास अपने को बुआई, पोटासिक उर्वरक भारत में नहीं बनते, कनाडा से आयातित की जाते हैं। हालांकि संभावना है कि ये जोधपुर के बेल्ट के आसपास पोटासिक उर्वरक मिलने की संभावना बताई जाती है करंट के अनुसार, पर पता नहीं कि है या नहीं है, बताई जाती है सब। और 20% से अधिक नाइट्रोजन रेटोनिंग फसल में ली जाती है। रेटोनिंग का मतलब कुछ नहीं, एक ही फसल में दूसरी फसल, मतलब एक फसल की कटाई, मतलब जमीन से निकालकर अलग मत करो, उसी को काट कर उसी की दूसरी फसल ले लो, उसे कहते हैं रेटोनिंग। याद रखना, रेटोनिंग पुरानी फसल के अवशेषों से बनाई गई नई फसल है, मतलब समझ गए, ये गन्ना है, इसी को काटकर वापिस से दूसरा, ताकि वो बुआई उवाई का खर्चा, टाइम वगैरह सब कुछ बच जाता है। गन्ने में क्लोरीन युक्त उर्वरकों का ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्लोरीन युक्त उर्वरक क्या है, पोटेशियम उर्वरक दोगे ना, तो पोटेशियम उर्वरक दो प्रकार के, कि एक तो होता है पोटेशियम उर्वरक केसीएल, जिसे कहा जाता है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास,
MOP, और एक होता है K2SO4 जिसे कहा जाता है SOP। सल्फेट ऑफ पोटास में अपने आप में खुद दिख रहा है ये 50, तो इसमें होता है पोटास की मात्रा 50, और इसमें मोटा से याद रखना है, मोटा होता है तो इसमें होता है 60। ये तो बता रहा है मतलब मोटा है, इसमें खुद बता रहा है 50। एक्चुअल में अगर अपने पोटासिक उर्वरक के रूप में ऐसे रसायन मतलब ऐसे उर्वरक का ऐसे रसायन का ऐसे उर्वरक का प्रयोग किया जिसमें क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करता है एक्चुअल में विरंजन कर देता है, किसका विरंजन करता है, शर्करा का। किसका करता है, शर्करा का। तो कभी भी शुगर क्रॉप्स जैसे चाय वाली, चाय हो गई, गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, आलू हो गया, इनमें कभी भी क्लोरीन युक्त उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए सख्त वे में, क्योंकि आपकी शर्करा इससे प्रभावित होगी पूर्णतः। तो ऐसे उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें, याद रखें। फिर देखो, अधिक नाइट्रोजन के उपयोग करने से गन्ने की रस की मात्रा कम हो जाती है, तो नाइट्रोजन भी लिमिटेड, पर स्टार्टिंग में तो करनी पड़ेगी वानस्पतिक वृद्धि, तो मात्रा ज्यादा नहीं पर लिमिटेड तो डालनी पड़ेगी। अधिक तापमान होने पर भी देखो गन्ने की रस की मात्रा में क्या हो जाता है, कमी। तापमान तो हमेशा प्रभावित करता है। तापमान से क्या है, वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, 2-5 मिनट जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, वाष्पोत्सर्जन अधिक होने से वैसे गन्ने का रस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंचाई में देखो फॉर्मेटिंग अवस्था, ये तो याद ही रखना है कौन सी अवस्था है, फॉर्मेटिंग अवस्था सबसे उपयुक्त मानी जाती है सभी फसलों या फिर ग्रेमनी परिवार के सभी पौधों में अधिक जल मांग गन्ने की होती है। याद रखना कितनी है, सबसे ज्यादा बता सकते हो मुझे कितनी है, 1500 से 2500 ये mm, पर धान की जो होती है वो 900 से 2500। चलो बढ़िया बात है, ये दोनों याद है, 900 से 2500। अगर दोनों में से सबसे ज्यादा पूछे तो किसकी है बोलो, है गन्ने की या धान की, धान की ज्यादा या गन्ने की, गन्ने की पक्की बात, या धान की बताओ। मतलब इसमें कम से कम 900 से भी काम चल जाएगा, और इसमें तो कम से कम ही 1500 चाहिए, तो 1500 ज्यादा होता है या 900 ज्यादा होता है, 15। मतलब इसमें कम 900 मिलेगा तब भी काम चल रहा है, इसमें 1500 मिलेगा तभी काम, 900 दोगे तो इसमें नहीं, गन्ना कह देगा, मना कर देगा कि नहीं इससे काम नहीं चल। गन्ने की वृद्धि अवस्था देखो, अंकुरण अवस्था 1 से 60 दिन, मैंने कहा था 1-2 महीने लेता है, ये तो याद रखना 1-2 महीने। हाँ दादा टाइम हो गया, कोई और बेच बैठेगा ऐसे, वाह 2 ही मिनट है ना, 2 मिनट बस। ये वाला कंसेप्ट देखो, टिल्डरिंग ये वाला कंसेप्ट कर रहे सिर्फ ये वाला है ना। टिल्डरिंग का मतलब कर ले, फॉर्मेटिंग अवस्था कितने में आती है, 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 2 महीने से 3 महीने तक। वृद्धि अवस्था देखो इसके बाद चलेगी 130 से, परिपक्वन अवस्था 250 से लगभग, मतलब पूरे साल के एंड के बाद है ना। गन्ना नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में करता है, क्योंकि शर्करा वाली सारी की सारी को एमोनीफिलिक प्लांट्स कहलाते हैं, और अमोनिया के रूप में उपज 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अर्धसाली इसमें मिलती है कितनी, 1000 से 1200। कारण एक्चुअल में ये 1.5 साल का है, मतलब 18 महीने का है, तो अपने आप वानस्पतिक वृद्धि। अंधी गुड़ाई देखो, फसल की बुआई के बाद अंकुरण से पूर्व करते हैं, ये सीधा सा बुआई के 1-2 सप्ताह बाद करनी चाहिए। अंधी गुड़ाई के लाभ, एक तो खरपतवार नियंत्रण, वायु संचार, एक वो कठोर परत तोड़ना। क्रॉपिंग मतलब सहारा देना। टाइप का बता देंगे कि आपस में बांधना, वो बताया था ना रेपिंग, रेपिंग बताया था, रेपिंग कहते हैं, अंग्रेजी का याद रखना हिंदी का नहीं। अगस्त महीने में, सितंबर अक्टूबर, वो सितंबर के बाद रिट्रेसिंग, अर्थिंग अप, मतलब ये। चलो यहाँ के बाद पीछे बढ़ जाते हो दादा, ऐसे क्या करते हो। रेयानगन विधि क्या होती है, एक्चुअल में पहले गन्ने को अंकुरित किया जाता है, अंकुरित होने के बाद